आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट जो कि बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में है, उसके कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इसमें पाँचों यूनिट कवर हैं और बहुत ही मतलब आपको पूरा सिलेबस के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा इसमें, क्योंकि पाँचों यूनिट हमने कवर कर दिया। शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यूनिट 1 से, व्हाट इज फीडबैक सिस्टम एंड गिव इट्स टाइप। यानी कि आपने होम्योस्टेटिस पढ़ा होगा ना, होम्योस्टेटिस नहीं पूछा है इसमें, इसमें पूछा है फीडबैक सिस्टम क्या है और इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो फीडबैक सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम इन विच आवर बॉडी विच मेंटेन्स होम्योस्टेटिस। यानी कि फीडबैक सिस्टम एक हमारी बॉडी के ही रेगुलेटरी सिस्टम है जो कि होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है। एंड इसके दो टाइप्स होते हैं, आपने एज यू नो, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन इतना ही है। अगर होम्योस्टेटिस के बारे में लिखने को आता है तो आपको उसका डेफिनेशन लिखना होगा पहले, बट इसमें फीडबैक सिस्टम के बारे में पूछा है। ओके, तो क्वेश्चन को देखिए जब उसका आंसर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने फीडबैक देखा और होम्योस्टेटिस लिख दिया, नहीं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए देन उसका आंसर करिए। ठीक है, एंड सेकंड आता है आपका डिफाइन सेलुलर एडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन रिवर्सिबल चेंज इन साइज, नंबर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ सेल इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पे कोई और रहता है, मैं रहता हूँ, तो सबका एनवायरनमेंट एक अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी सेल है, मेरी सेल है, किसी की भी सेल है, तो सबका एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग है। तो अडेप्टेशन यही है कि एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट कर रही है आपकी सेल। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है, जैसे कि साइज में कभी इंक्रीजमेंट हो रही है तो कभी डिक्रीजमेंट हो रही है, नंबर बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, तो उसी तरह सेल में भी साइज की इंक्रीजमेंट होती है, डिक्रीजमेंट होती है, नंबर्स में कम ज़्यादा होता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम ज़्यादा होती है, उसके फंक्शन, तो मतलब सेल में कोई चेंज होना वही आपका सेलुलर अडेप्टेशन कहा जाता है। और इस किसके रेस्पॉन्स में? चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि सेल में कोई चेंज होगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको ही हम सेलुलर अडेप्टेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके जर्नल टर्म्स दे रखे हैं यूनिट 1 में, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉपी, ट्रॉपी, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। तो ये दो दो मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये आती ही आती हैं, एक या दो तो आएंगी। तो मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ क्या चीज़ है, डेफिनेशन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ सेल्स। एंड हाइपरट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी में सेल का साइज इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखना जरूर से। ठीक है, हाइपरप्लेसिया में नंबर इंक्रीज होते हैं एंड हाइपरट्रॉपी में इंक्रीज साइज। ठीक है, एंड एट्रोपी में साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, किसका? सेल का। और मेटाप्लेसिया में रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल का किसी भी दूसरी सेल से रिप्लेसमेंट हो जाता है। ओके, एंड डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। एंड यहाँ पे देखो, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन, यानी कि प्रोलिफरेशन जैसे कि 1 से 2 बन गई, 2 से 4, मतलब मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं अपने आप को। एबनॉर्मल यानी कि कोई नॉर्मल नहीं है, हमको पता नहीं है कि एक लिमिट तक होगा, वो एबनॉर्मल है, वो चलते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लेना ध्यान से, बस इसका डिफरेंस ध्यान रखना कि नंबर किस में बढ़ रहा है, साइज किस में बढ़ रहा है, किस में घट रहा है, उससे आपसे उसके अकॉर्डिंग आप इसके डेफिनेशन लिखे आना। एंड इस हो सकता है तो छोटा सा डायग्राम लिखे आना बनाया है। ठीक है, एंड थर्ड आप बात करते हैं हम डिफाइन सेल इंजरी। तो सेल इंजरी क्या है? सेल इंजरी आल्सो नोन एज सेल डैमेज। इट इज अ स्टेट व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस एक्सीडेड ओवर द कैपेबिलिटी ऑफ अडेप्टेशन, देन सेल गेट इंजर्ड। यानी कि वही है, सेल अडेप्टेशन में कोई चेंज हो रहा है, जैसे मान लो सेल इंजरी को पहले तो हम सेल डैमेज कहते हैं। अब सेल डैमेज से आप समझ रहे होगे कि सेल मतलब डैमेज हो रही है, सेल मतलब रप्चर हो रही है कहीं से। ठीक है, तो जब हमारे सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत ही ज़्यादा मिसमैच होने लगता है, एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बैलेंस काफ़ी बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी सेल पहली तो ऐसी रहती है कि खुद ही अडेप्ट होने की कोशिश करती हैं उस एनवायरनमेंट में, ताकि मेंटेन रहे बॉडी। आपने होम्योस्टेटिस पढ़ा है ना, तो वही वही है, बट उस होम्योस्टेटिस में ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना, तो उसको ही सेल फिर अडेप्ट नहीं कर पाते, सेल की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि उसको अडेप्ट कर ले, तो वहाँ पर सेल इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, यही है आपकी सेल इंजरी। और गाइज अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। सेल इंजरी के 2 टाइप्स होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में कुछ नहीं होता, रिवर्सिबल मतलब रिकवर हो सकती है सेल,
जो कि हमारा स्ट्रेस पड़ा है वो बहुत ही माइल्ड होता है, मतलब बहुत ही कमज़ोर स्ट्रेस है, सेल वहाँ पर रिकवर कर सकती है। बट इरिवर्सिबल में जो वो होता है स्ट्रेस, वो सीवियर मतलब ज़्यादा होता है, वहाँ पर लीड सेल डेथ होने के ही चांस रहते हैं, रिकवर नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन वर्ड को ब्रेक कीजिए, इंट्रा प्लस सेलुलर प्लस एक्यूमुलेशन। तो इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल, एक्यूमुलेशन यानी कि गैदर। एक्यूमुलेशन का मीनिंग है गैदर यानी कि इकट्ठा होना, ठीक है। तो intracellular accumulation is the process of accumulation of any substance in abnormal amount inside the cell which may harmful and may lead to cell damage। यानी कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ की हमारी बॉडी है उस सेल के अंदर, इनसाइड द इंट्रासेलुलर है ना, तो इनसाइड द सेल वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है और वो किसके लीड कर रहा है, सेल डैमेज के, ठीक है। तो ये आपका इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन है। एग्जांपल है इसका फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है, जो हमारा फैट होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है लीवर में, तो उससे हमारी डिजीज कॉज होता है फैटी लीवर, ओके। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ विच अलाउज द सेल टू सेल्फ डिग्रेड इन ऑर्डर फॉर एमुलेट एडवांटेज एंड डिस्फंक्शनल सेल। यानी कि एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोग्राम सेल डेथ है, मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें सेल को खुद ही बोल दिया जाता है कि आप सेल्फ डिग्रेड हो जाओ एंड एलिमिनेट हो जाओ बॉडी से। उसको हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, सेल के खुद ही एक प्रोग्राम सेल होता है जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। वो खुद ही सेल को बोल देता है आप डिग्रेड हो और लिख लो, ठीक है। एंड नेक्रोसिस एक एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है ड्यू टू किसी इंजरी के कारण, किसी डिसीज के कारण, एंड कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि आपका कोई इंटेंशन नहीं है सेल डेथ करने में, बट बाहर से कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी सेल डेथ हो गई। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई एंड आपको किसी से चोट लग गई, जैसे घूसा वूसा मार दिया किसी ने, तो वहाँ की सेल डेथ हो गई, तो वही आपका नेक्रोसिस है, आपका कोई इंटेंशन नहीं है इस पर, ठीक है। एक एक्सीडेंटल सेल डेथ है, ओके। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का सिंपल मीनिंग होता है सूजन, ठीक है, हिंदी में बताया सूजन। तो इन्फ्लामेशन इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इन रेस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई सच एज पैथोजन, इरिटेंट एंड डैमेज सेल, एंड इट एक्ट बाय रिमूविंग इंजीरियस स्टिमुलाई एंड इनिशिएटिंग हीलिंग प्रोसेस। तो गाइस देखिए, हम सिंपल वे में इन्फ्लामेशन को सूजन कह देते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है ये कोई बीमारी है, तो ये एक्चुअली में बीमारी नहीं है। देखिए जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है ना, ये अगर जो हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ हमारी अच्छी सेल्स, यानी कि एक तरह से कह लीजिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं सेल्स, वो रहते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी को कोई भी स्टिमुलाई सच एज पैथोजन, इरिटेंट एंड डैमेज सेल, यानी कि कोई भी बाहर से इरिटेंट, एलर्जी कॉज करने वाला कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन कुछ भी मिल रहा है, तो हमारी बॉडी खुद ही अब इम्यून सिस्टम से वो सेल्स, मास सेल, कुछ टी सेल्स, वो रिलीज करती है उनसे लड़ने के लिए। तो भाई जब फाइट होती है हमारे खुद इम्यून सिस्टम के सेल्स की और बाहर के इरिटेंट की, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है। तो जो लड़ाई हो रही है उसी के कारण इन्फ्लामेशन कॉज हो रही है, ठीक है। इन्फ्लामेशन यही है, ये इन्फ्लामेशन एक हमारे बॉडी का ही डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो बॉडी हमारे हार्म हो रही है वो किसी भी पैथोजन से हो सकती है, इरिटेंट से हो सकती है, या डैमेज सेल से हो सकती है, ओके। एंड इट्स एक्सवायर इंजीरियस स्टिमुलाई एंड इनिशिएटिंग हीलिंग प्रोसेस। और ये हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस भी करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी इरिटेंट आ रहा है उससे लड़ रहा है, ठीक है, वही इसके इन्फ्लेमेशन है। और ये दो तरह के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मीन्स जो कि एक्यूट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो रही है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, और क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टाइम से बनी हुई है इन्फ्लेमेशन, ओके। इसमें आप आगे अच्छा समझोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिफाइन इन्फ्लेमेशन मीडिएटर एंड गिव एग्जांपल। तो इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स यानी कि इन्फ्लेमेशन केमिकल एजेंट्स कुछ जो कर रहे हैं एंड इनके एग्जांपल आपको देने हैं। तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर आर केमिकल दैट प्रमोट इन्फ्लेमेशन इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई का मतलब आप कुछ मत समझना, स्टिमुलाई मतलब कोई भी बाहर से इरिटेंट हो सकता है, पैथोजेंस हो सकता है, डैमेज सेल हो सकती है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर वही हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं इन्फ्लामेशन को, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल सबसे अच्छे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, टीएनएफ हेल्फा एंड हिस्टामिन, साइटोकाइनिन, ल्यूकोट्रिन्स। गाइस एग्जांपल जरूर से याद कर लेना, आगे तक बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। दे रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मैंने आपको बताया ना मास्ट सेल हमारे रिलीज करती हैं कुछ केमिकल, वही है ये जो केमिकल आपके एग्जांपल में बताएं, ये हमारे मास्ट सेल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट से रिलीज होते हैं। देन जो भी स्टिमुलाई उससे लड़ते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, ठीक है। एंड ये जो एग्जाम्पल है यही हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहलाते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है।
एंड नाइन्थ क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग क्या है? वुंड यानी कि घाव और हीलिंग माने भरना, तो घाव भरना। तो वुंड हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एपिडर्मिस इन अ हीलिंग वॉन्ड। तो वुंड हीलिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ की कोई भी टिश्यू है हमारी वो डैमेज हो गया तो वो रिपेयर भी तो होगी ना, तो वही हमारा वुंड हीलिंग कहलाता है, रिपेयर ऑफ डैमेजिंग टिश्यू। एंड अगर वहाँ पर डैमेज हो गया और वो रिपेयर हो रही है तो वहाँ पे कोई भी न्यू एपिडर्मिस, तो स्किन की फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसकी न्यू डेवलपमेंट होगी, तो वही हमारा प्रोसेस जो होता है वो हीलिंग वुंड कहलाता है, यानी कि वुंड हीलिंग। ठीक है। एंड अब बात करते हैं गाइस, 10th क्वेश्चन आपका डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या कहते हैं? तो ये क्या होता है? तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच फैट कोलेस्ट्रॉल बुल्ड अप अ प्लेक इन अ वॉल्स ऑफ आर्टरीज दैट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। यानी कि वही है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक कंडीशन होती है जहाँ आपकी, जिसमें कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो आर्टरीज होते हैं उसकी वॉल्स पर फैट कोलेस्ट्रॉल एक प्लेक बना लेता है, यानी कि एक बहुत ही एक जम जाता है ना, जैसे खून जम गया ऐसे बोलते हैं हम, तो वहाँ पे जो आर्टरीज की वॉल्स रहती हैं उसमें प्लेक जमा लेता है जिससे कि ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जिससे कि हार्ट की फिर आपको डिसीज़ होती है। वही आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है। डायग्राम की मदद से समझिए, ये जैसे कि आपका ये आर्टरीज है और ये इसकी अंदर की इंटीरियर वॉल हो गई, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो पहले तो सिंपल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बट जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपके प्लेक फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन होगा तो थोड़ी इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी ना, तो ब्लड फ्लो में वही दिक्कत आएगी। तो इसीलिए इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ये कंडीशन होती है, ठीक है। एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? इट इज़ अ डिजीज दैट ब्लॉक वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यू टू एजिंग। यानी कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में एज के साथ आपकी आर्टरीज की वॉल ब्लॉक हो जाती है, वही आपके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है, ठीक है। गाइज अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन इस्केमिक हार्ट, मतलब इस्केमिक वर्ड का क्या मीन्स है? हार्ट डिसीज तो आपको पता है, जनरली हार्ट डिसीज होगा कोई, तो इस्केमिक मीन्स, इस्केमिक का मीन्स है, ये एक वर्ड से आया इस्केमिया। तो इस्केमिया का मीनिंग होता है लो ब्लड फ्लो एंड ऑल्सो इन डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मतलब इस्केमिया का मीन्स सिर्फ दो है, एक तो ब्लड फ्लो का लो हो जाना एंड ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट हो जाना, कहाँ पे? हमारे आर्टरीज में, ठीक है। तो अब इस डिसीज़ की डेफिनेशन देखते हैं हम। It is also known as coronary artery disease, in which due to damage of plaque formation, sufficient blood do not flow in the heart। यानी कि ये एक coronary artery disease भी कहते हैं हम इसको, और ये होती कब है? जब हमारा जो हमारा वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज, उसमें कोई भी प्लग फॉर्मेशन हो जाता है जिससे हमारा सफिशियंट अमाउंट में ब्लड, जितना हार्ट को नीड है उतना हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। इससे हमारी डिसीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं इस्केमिया हार्ट डिसीज़। इस डिसीज़ में आपको जनरली ध्यान क्या रखना है, इसमें डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और लो ब्लड फ्लो हो जाता है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इस डिसीज़ में। तो गाइस अब देखो आपको आगे जितनी भी आएंगी सब डिसीज़ ही आएंगी, तो डिसीज़ आपको वो डेली लाइफ में सुनी भी होगी, आपको पता भी होगी, बस उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है, वो डिसीज़ आखिर है क्या और हो कैसे रही है। नहीं तो आपको डिसीज़ तो सारी पता है कैसे हो रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना आल्सो नोन एज इस्केमिक हार्ट चेस्ट पेन, ठीक है, इस्केमिक चेस्ट पेन। तो इस्केमिक मीन्स आ गया ना यहाँ पे, तो वही लो ब्लड फ्लो भी होगा यहाँ पे और लो O2 सप्लाई, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई भी होगी। पर चेस्ट पेन यानी कि जो हमारा इस्केमिक, जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है उसकी वजह से हमारे चेस्ट पेन हो रहा है, इसको इस्केमिक चेस्ट पेन को ही हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस आपको समझ में आएगा। एंजाइना इज द सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंड जब भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है किसी के, उसके एक सिम्टम जरूर देखा गया एंजाइना। एंजाइना सिम्टम उसके जरूर होता है, ठीक है। एंजाइना यानी कि सिंपल छाती में दर्द होना, किसकी वजह से? लो O2 की, यानी कि लो ऑक्सीजन सप्लाई एंड लो ब्लड फ्लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम डिस्क्राइब मियोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मियोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम जनरली कहते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक आपने सुना है जनरली, तो इट इज़ द कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द हार्ट ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ब्लड क्लॉट। तो ये डिसीज़ कब होती है हमारे? ये डिसीज़ जब होती है जब हमारी ब्लड फ्लो होता है उसमें कोई रिड्यूस हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जितना हार्ट को नीड है उस उतना नहीं पहुंच रहा है, जैसे हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस में हो रहा था, ठीक है। और कुछ ब्लड क्लॉट भी हो जाता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग आपने पढ़ी होगी, खून का जम जाना, वही खून जम जाता है, उसके कारण भी मियोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है।
ओके। विदाउट सप्लाई ऑफ ब्लड टिश्यू लूजेज ऑक्सीजन एंड डाइज, यानी कि जब भी आपकी ब्लड टिश्यू को, जो टिश्यू होती है हमारी, उसको ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ पे डाई कर जाएंगी सेल, यानी कि सेल की डेथ हो सकती है वहाँ पे। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर एक बार सेल मर गई तो मर गई, दोबारा से रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी। ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम डिफाइन सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो ये एक ग्रुप है, किसका? लंग डिसीज का। इसमें 2-3 डिसीज हो जाती हैं और उसको ही पूरे 2-3 को एक ग्रुप में करके दे दिया है, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये एक ग्रुप है लंग डिसीज का जिसमें डेट ब्लॉक एयर फ्लो एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, जिसमें हमारा एयर फ्लो जो होता है, एयरवेज जो होते हैं वही ब्लॉक हो जाते हैं और जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, उसको ही हम सीओपीडी कहते हैं। दे आर मोस्टली टू, या डिसीज तो बहुत होती हैं सीओपीडी में, बस मोस्टली 2 ही होती हैं, एम्फीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एम्फीमा यानी कि डैमेज ऑफ एल्बियोली, जो हमारे लंग्स में अंदर ब्रोंकल्स होते हैं, ब्रोंकल्स के अंदर भी एल्बियोलीज होते हैं जहाँ पे ब्लड की लेन देन होता है आपस में, चेंजिंग द ब्लड, तो वही हमारा डैमेज हो जाता है। ठीक है। एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। आइटिस का मीनिंग जिसके पीछे गाइस ITIS इट से लग गया ना, तो उसका मीनिंग आप समझ जाना जल्दी, इन्फ्लामेशन है। तो क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टाइम, ब्रोंक्यूल यानी कि ब्रोंकाई, एंड इटिस इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट इज रेनल फेलियर एंड गिव इट्स टाइप। तो रेनल यानी कि किडनी, फेलियर यानी कि फेल हो जाना। रेनल फेलियर इज अ कंडीशन व्हेन किडनी कैन नॉट रिमूव बॉडी वेस्ट और नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपर्ली। यानी कि रेनल फेलियर एक कंडीशन है किडनी की, जहाँ पर किडनी अपना जो वर्क होता है, उसका क्या वर्क रहता है? बॉडी वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट आउट कराना। ठीक है। तो वही फंक्शन अपना प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है, जिसको हम कह देते हैं रेनल फेलियर। ठीक है। अब ये भी 2 टाइप का होता है, एक्यूट रेनल फेलियर और क्रोनिक रेनल फेलियर। तो एक्यूट यानी कि सडनली किडनी कैन नॉट फिल्टर बेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्यूट रेनल फेलियर डेवलप रैपिडली ओवर अ फ्यू आवर्स और डेज, यानी कि वही एक्यूट यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। किडनी में कभी भी ये एक्यूट हो सकता है। ठीक है। वो एक्यूट कुछ सडनली कुछ ही टाइम के लिए रहेगा बस। अब क्रोनिक है, क्रोनिक इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग डिसीज ऑफ किडनी दैट लीड रेनल फेलियर। ये क्रोनिक लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफाइन CHF। CHF क्या है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज अ क्रोनिक डिसीज इन विच हार्ट डज नॉट पंप ब्लड एज मच एज रिक्वायर्ड बाय बॉडी। ठीक है। तो CHF एक क्रोनिक डिसीज है, लॉन्ग टाइम तक होने वाली डिसीज है, जिसमें हमारे हार्ट तक जितना भी ब्लड उसको नीड है उतना पंप नहीं हो पाता है। यानी कि हार्ट को मान लीजिए 100 ml खून चाहिए, तो हार्ट तक पहुंच पा रहा है बस 40 या 50। तो कैसे हमारा हार्ट सही प्रॉपरली वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वही हमारा CHF होता है, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है ब्लड की उतना नहीं जा पा रहा है। ठीक है। इट इज़ ड्यू टू प्रॉब्लम इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट दैट मे कॉज पल्मोनरी और सिस्टमिक कंजक्शन। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम कॉज होती है वो कॉन्ट्रैक्शन से होती है। ठीक है। जो पल्मोनरी वो रहती है हमारी आर्टरीज, वेन्स, वो उसमें कंट्रैक्शन हो जाती है, इसके कारण हमारा CHF डेवलप होता है। ओके। एंड अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो एनीमिया यानी कि एनीमिया सिंपल मीन खून की कमी। अब मेगालोब्लास्टिक क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ अमीनिया कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूजुअली लार्ज एबनॉर्मल एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड मेगलोब्लास्ट। तो गाइज ये सिंपली क्या है, इसमें जो हमारे एनीमिया होता है मेगलोब्लास्टिक, तो मेगलोब्लास्टिक सेल्स डेवलप हो जाती हैं। जी, मेगलोब्लास्टिक सेल्स क्या होते हैं? जो लार्ज होती हैं, एबनॉर्मल होती हैं और इमेच्योर होती हैं। रेड ब्लड सेल होता है ना, तो वो ना तो मैच्योर होती हैं और उसकी ग्रोथ जो होती है वो भी एबनॉर्मल होती है, और लार्ज तो होती है बाय द बोन मैरो विच आर रिलीज इनटू द ब्लड। अब जैसे देखिए ब्लड में हमारी रेड ब्लड सेल बन रही है बोन मैरो से, तो वो अगर प्रॉपरली बन रही है तो वो तो ठीक ठीक है। अब वहाँ पे जो मान लीजिए इमेच्योर रेड ब्लड सेल डेवलप हो रही हैं, एबनॉर्मल ब्लड सेल डेवलप हो रही हैं, तो वो हमारे ब्लड में जाएंगी तो कुछ ना कुछ तो कॉज करेंगे ना, तो वही हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफाइन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इन विच बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो थैलेसीमिया भी एक टाइप का एनीमिया है जो कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, वही बात है, एनीमिया ब्लड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, वही एबनॉर्मल फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। उसमें RBC एबनॉर्मल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, इसमें हीमोग्लोबिन।
सो ड्यू टू दिस आरसीबी कैन आरबीसी कैन नॉट फॉर्म प्रॉपरली एंड दिस कॉज एनीमिया। वही बात है, अगर हीमोग्लोबिन हमारा सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आरबीसी कैन नॉट फॉर्म प्रॉपरली, ठीक है, इससे हमारा एनीमिया हो रहा है, उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, डिफाइन हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है? आपने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पढ़े होंगे HAP1 में, ठीक है, कितने होते हैं? 13-14 होते हैं कुछ ब्लड क्लॉट फैक्टर, ठीक है। तो वही हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। तो इसमें जो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है सही से, इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी और रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 8। तो जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 होते हैं वो हमारे जनरली रेस्पॉन्स होते हैं, देते हैं हमारे क्लॉटिंग में। अब वही उसकी ही एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे तो क्लॉटिंग होएगी नहीं, तो इसी कारण होता है हमारा हीमोफीलिया। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल देन वुमेन। ये ज़्यादातर मेल्स में देखा गया है वुमेन्स के मुताबिक। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारा, शॉर्ट नोट ऑन ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव डिसीज को हम कहते हैं थायराइड डिसीज। तो ग्रेव डिसीज इज अ डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड इन विच प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज, मीन्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन विच कॉज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो सिंपल मीनिंग क्या है इसका? इसका सिंपल मीनिंग है जो भी हमारा थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, उसमें ही ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। जिस मान लीजिए कि आपका कहीं कोई भी जगह ओवर प्रोडक्शन हो गया तो आपका साइज एनलार्जमेंट हो जाए, तो वही केस इधर है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उसका जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, ठीक है। वही होता है हमारा, इट आल्सो कॉल्ड एज हाइपर थायरॉयडिज्म। तो इसको ही हम थायराइड डिसीज, ग्रेव डिसीज कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पेप्टिक अल्सर एंड गिव इट्स टाइप। तो पेप्टिक अल्सर लॉन्ग में भी मैंने कवर कराया है, आप देख सकते हो। तो पेप्टिक अल्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में ही आता है। तो मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ, लॉन्ग में देखना है तो चैनल को चेक कर लेना। पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्स दैट डेवलप इन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, स्टोमक, अपर अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि डोडिनम। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ओपन सोर्स होते हैं, मतलब खुले हुए कुछ घाव होते हैं जो कि डेवलप होते हैं इनसाइड लाइनिंग, यानी कि अंदर की जो हमारी लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन समझ लो, कहाँ पे? ईसोफेगस में, स्टोमक में, अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडिनम में, ठीक है। तो देखिएगा ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा स्टोमक, ये ऊपर था ईसोफेगस, ये नीचे वाला हिस्सा डिओडिनम और ये बीच में स्टोमक, ठीक है। तो इसकी जो अंदर वाली इनर लाइनिंग है ना, ये सारी इनर लाइनिंग है सबकी, ठीक है। तो इनर लाइनिंग पे ही हमारे ये ऐसे कुछ करके अल्सर हो जाते हैं। तो भाई अल्सर जो हो रहे हैं ना, वही ओपन सोर्स, इसको ही हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब ये इसके टाइप क्या होते हैं? इसके टाइप होते हैं जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, ईसोफेगल अल्सर, डिओडिनल अल्सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफाइन सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया क्या है? सीजोफ्रेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, फीलिंग एंड द बिहेवियर। तो सीजोफ्रेनिया एक हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारी थिंकिंग, जो हमारी सोचने की शक्ति है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, हमारी फीलिंग में और हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। मतलब एक मेंटल डिसऑर्डर है सिंपली। देयर आर फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ सीजोपेनिया। सीजोपेनिया के कुछ फॉलोइंग सिम्टम्स हैं जैसे डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। डिल्यूजन यानी कि भ्रम पैदा होना, हेलुसिनेशन यानी कि एक को भ्रम, हेलुसिन जैसे कंट्रोल में कर लेता है ना कोई, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर है एक। एंड डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग यानी कि कुछ भी सोच रहे हैं, और एबनॉर्मल बिहेवियर, आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, यानी कि वो मेंटल डिसऑर्डर है ना, तो वो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम, डिफाइन स्ट्रोक एंड हेमरेज। तो स्ट्रोक क्या होता है? द कंडीशन व्हेन सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड कॉल्ड स्ट्रोक दैट कॉज डैमेज इन द ब्रेन। गाइज स्ट्रोक एकदम, मान लीजिए किसी को दौड़ा पौड़ा आ जाता है, ऐसे कहते हैं। तो ये क्यों होता है? जो हमारी ब्लड की सप्लाई होती है ब्रेन तक, वही ब्लॉक्ड हो जाती है, इसको ही हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। एंड ये कॉज होता है हमारा डैमेज इन द ब्रेन, यानी कि इसके कारण हमारा ब्रेन में भी डैमेज हो सकता है स्ट्रोक के कारण। एंड हेमरेज, हेमरेज यानी कि द एक्सिस लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल। हेमरेज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे एक साइड की कुछ सेल्स फट गई, तो वहीं से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरीज वेन्स वो फट गई हैं, तो ब्लड फ्लो एकदम एक्सिस अमाउंट में होगा, तो इसको हम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम, शॉर्ट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इन द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम। तो गाइज आपको मैंने दिखा रखा है, लास्ट में कोलन पार्ट है, एक रेक्टम पार्ट है। तो यहीं जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी, मतलब
यहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, इंटरमोस्ट लाइन, यानी कि सबसे अंदर की लाइनिंग में ही इन्फ्लामेशन हो रही है। कहाँ पे? कोलन रीजन में और रेक्टम रीजन में, तो उसको हम कहेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ITIS आया है ना वर्ड, तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन। ओके, एंड अब बात करते हैं डिफाइन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गिव कॉज ऑफ इट। या वहाँ पर हमने क्या ग्रेव्स डिसीज में क्या देखा था? हाइपरथायरॉयडिज्म। अरे यहाँ क्या देखेंगे हम? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द थायरॉयड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायरॉयड हार्मोन। वही बात है, वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में थायरॉयड हार्मोन रिलीज हो रहा था, यहाँ पे बिल्कुल अमाउंट में थायरॉयड हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा है। ओके, थायरॉयड ग्लैंड रिलीज T3 एंड T4, और जहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड T3 एंड T4 सप्लाई करता है, मतलब रिलीज करता है। कॉजेज है इसके डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, कंगेंशियल डिसऑर्डर, यानी कि आपकी डाइट में आयोडीन की कमी, कुछ पिट्यूटरी डिसऑर्डर के कारण, और कुछ कंगेंशियल डिसीज, यानी कि कुछ आपके जन्मजात से जो डिसीज होते हैं उसके कारण भी आपकी ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफाइन जॉन्डिस एंड गिव कॉज ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस, तो जॉन्डिस इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, आइज, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। तो जॉन्डिस मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में बताया है। तो जॉन्डिस एक कंडीशन है जिसमें हमारी आई का, स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर थोड़ा थोड़ा उड़ जाता है। ओके, किसके कारण? ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। तो बिलीरुबिन जो हमारा एक पिगमेंट होता है, इसका कलर होता है थोड़ा येलोइश ब्राउनिश, तो वो प्रोड्यूस होता है कब? ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो जब आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, जब हमारा एक बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट रिलीज होता है, अगर वो एक्सिस अमाउंट में रिलीज हो गया तो इससे हमारी जो स्किन, आई और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसका थोड़ा डिस्कलरेशन हो जाता है कि कलर उड़ जाता है, वही बीमारी हो जाती है हमारी जॉन्डिस। ठीक है, एंड कॉजेज क्या है इसके? कॉजेज आपका इन्फेक्शन ऑफ लीवर, जिसका यानी कि जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन द लीवर। ओके, इंटरनल ब्लीडिंग, लीवर मेल फंक्शन, ओवरडोज ऑफ सर्टेन ड्रग लाइक PCM। ओके, ये सारे कॉजेज हो गए इसके। एंड नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन हेपेटाइटिस एंड गिव इट्स टाइप्स। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस, हेपे का मतलब होता है हमारा लीवर, और टाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, वेल लीवर इन्फ्लेम्ड और डैमेज, सो इट्स फंक्शन अफेक्टेड, हैवी अल्कोहल यूज, टॉक्सिन, सम मेडिसिन एंड वायरस इन्फेक्शन कॉज हेपेटाइटिस। यानी कि हेपेटाइटिस सिंपली मीन्स है लीवर पर इन्फ्लेमेशन हो जाना। ओके, जिससे हमारा लीवर इन्फ्लेम्ड हो गया और डैमेज भी हो सकता है। तो अगर ये फंक्शन, मतलब हेपेटाइटिस किसके कारण कॉज हो रहा है? अगर आप हैवी अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं उसके कारण, कुछ टॉक्सिन्स मटेरियल ले रहे हैं उसके कारण, कुछ दवाइयों के कारण, एंड वायरस इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं हेपेटाइटिस को। तो जनरली इसके 5 टाइप होते हैं हेपेटाइटिस के: हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोनों ही हमारी जॉइंट डिजीज होती हैं। तो पहले बात करते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, ये एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसीज है। क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टाइम, ऑटो इम्यून यानी कि खुद ही इम्यून बूस्टर है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम की एक डिसीज है, क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टाइम चलने वाली, विच अफेक्ट जॉइंट एंड कॉज इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पेन इन द जॉइंट। मैंने कहा ना जॉइंट की डिसीज है, तो जॉइंट में ही हमारी इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी, रेडनेस, लाल लाल जो हो जाता है, एंड पेन होगा हमारे जॉइंट्स में ही, वही हमारी रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये भी जॉइंट डिसीज है। इट इज़ अ जॉइंट डिजनरेटिव डिसीज इन विच द कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स इन द जॉइंट ब्रेक डाउन विच कॉजेज पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा कार्टिलेज होता है, एक कार्टिलेज होता है ना हमारे बोन्स के बीच में, तो वही जो इसके कारण ही अगर ये नहीं होता है, मतलब कार्टिलेज में ही कुछ डिसीज हो जाती है, तो यहाँ पर जॉइंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा फिर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका कॉज क्या है? कॉज है हमारा इसका लैक ऑफ कैल्शियम, लो विटामिन डी और स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफाइन गाउट डिसीज। गाउट डिसीज क्या होता है? गाउट इज अ डिसीज इन विच टू मच यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द बॉडी दैट्स कॉल्ड पेन, स्वेलिंग, रेडनेस इन जॉइंट। यानी कि गाउट डिसीज में सिंपली होता है जो हमारे यूरिक एसिड होता है बॉडी में प्रेजेंट, वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने लगता है। ठीक है, वो रिलीज हो गया, उसके कारण वो जो हमारे पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है जॉइंट्स में, वो हमारे गाउट डिसीज कहलाती है। Xanthine oxidase is an enzyme which catalyze the hydroxylation of hypoxanthine to xanthine and then xanthine uric acid production। ये पूरा मैंने यूरिक एसिड प्रोडक्शन का मतलब कैसे यूरिक एसिड प्रोडक्ट हो रहा है वो बताया है। पहले जो xanthine oxidase एंजाइम रहता है वो कैटेलाइज करता है
हाइपोजेंथीन को जेंथीन में, देन जेंथीन फॉर्म हो जाती है यूरिक एसिड में। ओके, सो दिस एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ गाउट डिसीज। और ये जो एंजाइम हो रहा है जेंथिनी ऑक्सीडेज, अगर इसको ही हम रोक दें तो हमारी गाउट डिसीज नहीं होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन अपना, डिफाइन नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या है? तो नियो माने न्यू, प्लाज्म माने फॉर्मेशन। तो नियोप्लाज्म मीन न्यू एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो नियोप्लाज्म में क्या होता है, जो हमारे टिश्यू होती है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट बॉडी के में। ठीक है, इट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ कैंसर। ये कैंसर की कैरेक्टर है। जैसे कि आपको पता ही है कैंसर में क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है किसी भी एक रीजन में बॉडी के, और वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होती चली जाती है सेल्स की। तो वही इसमें भी दिखाया गया, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। तो ये भी एक कैंसर का कैरेक्टर है। ओके, इट कैन बी कैंसर और नॉट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नियोप्लाज्म नॉट डेंजर टू योर हेल्थ। जनरली देखा गया है नियोप्लाज्म आपकी हेल्थ के लिए डेंजर नहीं है। एग्जाम्पल है इसका हार्मलेस ग्रोथ ऑफ मोल। जो आपके मस्से होते हैं ना, वही हार्मलेस ग्रोथ उसके ही मतलब नियोप्लाज्म। देखा है आपने मस्से कोई हमारी हेल्थ को कोई भी कुछ नहीं गलत नहीं पहुंचाते, हानिकारक नहीं होते हैं, वही हमारे नियोप्लाज्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस एंड गिव कॉज ऑफ ट्यूबी। ट्यूबरक्लोसिस क्या था? ट्यूबरक्लोसिस अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज विच मोस्टली अफेक्ट द लंग बट मे बी स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी लाइक बोन, किडनी, लिम्फ नोड। तो ट्यूबरक्लोसिस एक हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरिया का कारण होता है। ठीक है, एंड ये सबसे ज़्यादा मोस्टली अफेक्ट करता है लंग्स को, बट आगे चल के स्प्रेड हो जाता है हमारी बॉडी के अदर पार्ट में लाइक बोन में, किडनी में, लिम्फ नोड में। इट स्प्रेडिंग बाय inhaling tiny droplet of saliva from the cough or sneezing droplets of infected person। ठीक है, ये हमारा जनरली कॉज हो सकता है मतलब देखो लिखा है ना इनहेलिंग टिनी ड्रॉपलेट, यानी कि मान लीजिए कोई सामने वाला बंदा अफेक्ट है पहले से ही ट्यूबरक्लोसिस, अगर वो खांस रहा है तो उसकी अगर सलाइवा की 2-3 टिनी ड्रॉपलेट आपके मुंह में भी चली गई तो उससे आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ये सबसे बड़ा इसका कॉज है, एंड इसका जो सबसे मेन कॉज है वो है आपका म्योबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। गाइस, बैक्टीरिया का नाम मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि टीबी कॉज जो बैक्टीरिया कर रहा है उसका नाम बताओ। तो आपको यही लिखना है, म्योबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ओके, एंड ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ थाइफाइड। तो आपकी जो 5th यूनिट है उसमें जो डिसीज है उसके वो हो रहे हैं हमारे सीधे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप देख लेना, इसमें कुछ बैक्टीरिया के नाम है, तो वो नाम आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना प्लीज़, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि 2 मार्क्स में सिर्फ बैक्टीरिया के नाम भी पूछ लेता है। ओके, तो टाइफाइड में देख ले, टाइफाइड फीवर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो टाइफाइड आपने सुना होगा, फीवर है जनरली। तो ये होता क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है हमारे गंदे खाने से एंड गंदे पानी पीने से। ओके, तो इट इज़ आल्सो नॉन इंटेस्टाइनल फीवर। तो ये एक इंटेस्टाइनल फीवर भी हम इसको कहते हैं, एंड ये इसका जो बैक्टीरिया है वो है सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। ठीक है, इसका बैक्टीरिया ध्यान रखना, इसको म्यूबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसका सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं अपनी गिव द कॉजेज ऑफ साइफिल्स। तो साइफिल्स क्या होता है? साइफिल्स इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच कॉज बाय ट्रिपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया। साइफिल्स स्टार्ट एज अ पेलनेस सोर ऑन जेनाइटल्स रेक्टम माउथ। तो साइफिल्स हमारी एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज है जो कि सेक्स इन केस ऑफ सेक्स होती है। ठीक है, सेक्सुअली आपको समझ आ रहा है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि हो रही है किसके कारण? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये आप वर्ड को ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया का नाम है। ओके, एंड साइफल स्टार्ट ये होती है हमारे पेलनेस सोर से, जो घाव हो जाते हैं हमारे जेनाइटल्स में, रेक्टम में एंड माउथ में, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव कॉजेटिव एजेंट एंड साइन ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी इज अ क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज विच कॉज लेशंस एंड नर्व डैमेज। इट इज कॉज बाय म्योबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया। तो लेप्रोसी एक क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, विच कॉज लेशंस एंड नर्व डैमेज, जो कि लेशंस यानी कि वही घाव वुंड वगैरह हो जाते हैं इसमें, और कुछ नर्व डैमेज भी हो जाती है हमारी। एंड ये किसके कारण हो रहा है? म्योबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड इसके सिम्टम है रेड पैचेस ऑन स्किन, स्किन पैचेस विद एब्सेंट सेंसेशन, पेलनेस, वुंड, मसल वीकनेस। ओके, एंड अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, गिव द कॉज ऑफ गुनोरिया। गुनोरिया क्या है? गुनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय एन नुसेरिया गुनेरिया। ये भी गाइज एक बैक्टीरिया का नाम है, नुसेरिया गुनेरिया, ध्यान रखना। ठीक है,
विच कैन कॉज इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, सर्विक्स, एनस, थ्रोट, आई। जो कि ये गोनेरिया भी एक हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जिसमें कि ये जो बैक्टीरिया होता है नुसेरिया गोनेरिया, ये हमारे कॉज करता है इन्फेक्शन यूरेथ्रा में, सर्विक्स में, एनएस में, थ्रोट में और आइज में। ठीक है। दिस बैक्टीरिया मेनली फाउंड इन डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस एंड वेजाइनल फ्लूइड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैन एंड वुमेन। तो ये बैक्टीरिया जनरली फाउंड होता है हमारा जो पेनिस एंड वेजाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, उससे जो भी मैन है वुमेन कोई अफेक्ट हो रहा है उससे हो सकता है। ठीक है। तो गाइस ये आपके पैथोफिजियोलॉजी के पूरी 5 यूनिट के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे एंड कुछ आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है। अगर आपको ये डिसीज अच्छी लगी, मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। आई होप आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है। तो आपके कुछ भी जरा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ थोड़ा नॉलेज मिल जाए। ओके। एंड गाइस पूरी वीडियो देखें एंड आपको समझ में आएगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी है ऑलरेडी चैनल पर। लॉन्ग क्वेश्चन जरूर से देख के जाएं, गारंटेड क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस वो उनको जरूर करके जाएं एंड जो कुछ बचे आपको यहाँ पे मैंने फुलफिल करा दिया है पूरा कंटेंट। ठीक है। 5 यूनिट का है। ओके। तो आप देख लेना। आई होप डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।